देख रहे हैं CS न्यूज में हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें दरभंगा में उत्पन्न हुए जल संकट की, जिसको लेकर अब नगर निगम में एक नियंत्रण कक्ष चालू किया गया, जिसका जिलाधिकारी ने आज उद्घाटन किया। दरभंगा में जल संकट काफी भीषण रूप धारण करता जा रहा है। लोगों को पीने की पानी की समस्या इतनी ज्यादा अब सताने लगी है, जो लोग त्राय त्राय करने लगे हैं। इसको देखते हुए प्रशासन भी सक्रिय हो चुकी है और दरभंगा जिला प्रशासन के निर्देश पर दरभंगा नगर निगम में एक नियंत्रण कक्ष चालू किया गया है, जहां से पानी के लिए शिकायत की जा सकती है। त्वरित कार्रवाई करते हुए पानी पहुंचाने का निर्देश जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से दिया है। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत अभी जल संकट एक बहुत अहम मुद्दा है। इसके अलावा अन्य जन सुविधाएं जो प्रदान की जाती है नगर निगम के द्वारा, उसके संबंधित शिकायतें लेने के लिए उसके शिकायतें नोट डाउन करके उसका कृत कार्रवाई और अनुपालन और अनुश्रवण के लिए एक नियंत्रण कक्ष सा सुविधा केंद्र नगर आयुक्त का पहल से शुरू हुआ है। उसका उद्घाटन आज हुआ है। मेरा उद्देश्य आज यहाँ आने का यह है कि जो भी जन समस्या, विशेषकर जल संकट का जो भी शिकायत आ रही है, उसको किस प्रकार का नोट किया जा रहा है और किस प्रकार के कार्रवाई की जा रही है। हम लोग अभी 4 दिन पहले बैठक करके PhD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को निर्देश दिए हैं कि त्वरित गति से, तुरंत प्रभाव से 150 स्टैंड पोस्ट अतिरिक्त लगाने के लिए और लगभग 35 चापाकल का मरम्मती करनी थी, उसको कराने के निर्देश दिया गया था। इसके साथ बुडको के द्वारा 3 और बोरिंग और स्टैंड पोस्ट लगाने के लिए निर्देश दिया गया था इसी मई महीना में। ये हम लोगों का टारगेट है। इसके अलावा जो भी चापाकल खराब या पाइप लीकेजेस जो आ रहे हैं, उसको लोगों से फीडबैक लेकर के अविलंब उसको ठीक कराना। ये चरणबद्ध तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से काम होगा। उसी को रिव्यू करने के लिए हम आए हैं। साथ में नगर आयुक्त द्वारा यह पहल जो किया गया है, सभी जन सुविधाएं के लिए जो नियंत्रण कक्ष सुविधा केंद्र, उसका उद्घाटन कराएगा। सर, एक समस्या उत्पन्न होती है कि नगर निगम को अगर कोई शहर की जनता की समस्या कहती है, तो जो PhD विभाग है उन्हें नगर निगम PhD वाले को सूचना देती है कि उस जगह ये। लेकिन सर, सौच समय, अभी आपने भी देखा और आपने सौच समय उसका निराकरण नहीं होने के कारण लोगों में काफ़ी आक्रोश रहती है। तो PhD वाले को भी चाहिए कि सब त्वरित कार्रवाई, सबको चाहिए। उसी के रिव्यू करने के लिए आए हैं कि भाई क्यों विभाग कैसे काम कर रहा है। लगातार प्रयास जारी है। लगातार अब संकट तो है, लेकिन लगातार प्रयास जारी है कि यथासंभव लोगों का ये समस्या से दूर करें और मतलब अच्छी सुविधाएं प्रदान करें। सर, सरकार ने मतलब निर्देश दिया था जो मवेशियों के लिए नाद बनाया जाए पानी स्टोरेज करने के लिए। दरभंगा शहर में क्या कोई योजना है इसके लिए? शहर में वैसा कोई योजना नहीं है, लेकिन रूरल एरिया में 8 जगहों का चिन्हित किया गया है। इसी महीने उसको समाप्त करने के लिए, कार्य समाप्त करने के लिए निर्देश दिया गया। 8 जगहों पर सोलर प्लेट से नाद बना करके मवेशियों को पानी पीने के लिए सुविधा मिलेगी। सर, शहर में समरसेबल गिराए जा रहे हैं, उस पर भी कोई वो सब चर्चा हो रही है। उसमें किस प्रकार क्या क्या अधिनियम को इस्तेमाल करके उसे रेगुलेट करना, वो सब चर्चा हो रही है। ठीक है। दरभंगा के शुभंकरपुर स्थित बद्रीनारायण मंदिर का आज कपाट खुला। कपाट पूजन के साथ ही यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। दरभंगा के शुभंकरपुर में अवस्थित बद्रीनारायण मंदिर का आज कपाट खुला। अक्षय तृतीया के मौके पर कपाट पूजन किया गया और उसके बाद कपाट आम जनता के दर्शन के लिए खोला गया। यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भगवान बद्रीनाथ का दर्शन करने और पूजन करने के लिए महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ यहाँ देखी गई।
अपने आप में ऐतिहासिक दरभंगा जिले में है, क्या कुछ खासियत है यहाँ की? ये साल में क्या एक भी नहीं खुलता है पर? साल में ये अच्छा तृतीया के रोज जो है आपको इनका कपाट पूजा होता है बद्रीनाथ का। ये इसने बताया है कि ये गाड़ी का ड्राइवर है और इसने अपने और दरभंगे में सोहनकरपुर में आज के दिन जो है बद्रीनाथ के लोग इसलिए दर्शन करते हैं। आज के दिन जो भी बद्रीनाथ का दर्शन कर लेते हैं उनका जो है पाप का नाश होता है, और जो नहीं दर्शन कर पाते हैं तो वो उसी में घूमते रह जाते हैं। कहाँ से लोग आते हैं, कितनी भीड़ होती है यहाँ, क्या आज का दिन यहाँ होता है? यहाँ पर जो है हर गांव से लोग पहुँचते हैं, यहाँ पर शहर से पहुँचते हैं। जयनगर है, मधुबनी है, नेपाल है, बनारस है। आज बद्रीनाथ जी का मंदिर का पट खुलता है। इसी अवसर पे हमने मारवाड़ी महिला समिति की ओर से निस्वार्थ भावना से और सेवा की भावना से सत्तू और पानी का हम लोगों ने स्टॉल लगाया है और सबको हम लोग आते जाते जितने भी तीर्थयात्री हैं उनकी सबकी सेवा कर रहे हैं। पटना साहिब से भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद पटना के व्यवहार न्यायालय में पहुंचे, जहां उन्होंने अधिवक्ताओं से मुलाकात की। पटना साहिब लोकसभा के प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद पटना सिटी व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ताओं के बीच जाकर अपने हक में वोट देने की मांग की। अधिवक्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। उन्होंने कहा जो देश की मांग नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी एक निर्णायक और मजबूत प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें दोबारा प्रधानमंत्री बनाकर देश को मजबूत बनाए, क्योंकि यह चुनाव देश का चुनाव है, अवसरवाद बनाम विकास का चुनाव है, जो देश का मजबूत और कुशल नेतृत्व करने की क्षमता रखता है और देश को मजबूत देने की बात करता है। सघन प्रचार कर रहा हूँ, अब तक लगभग 130 गाँव घूम चुका हूँ और कोई 150 मेरी छोटी बड़ी मीटिंग हो चुकी है। किशोर यादव जी यहाँ पर है, सिटी में ही मेरा बहुत ही सघन व्यापक कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मैं जनता के समर्थन से बहुत ही अभिभूत हूँ। और मैं तो इस पेशे से आता हूँ, विदेश कानून मंत्री हूँ, लेकिन पटना सिटी के वकीलों ने बहुत ही स्नेह भाव दिखाया और उस स्नेह भाव का कारण सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, ये देश नरेंद्र मोदी जी को दोबारा भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। वो एक हवा चल रही है और उसका अनुभव मुझे हर जगह हो रहा है। पटना में जो मुद्दे हैं आपके चुनाव लड़ने का, तो आपके पहले के जो सांसद थे उन्होंने लगातार यहाँ पर रहे, लेकिन इनकम्बेंसी उनके खिलाफ बहुत है। देखिए, मैं आपके पटना के वर्तमान सांसद का कभी नाम नहीं लूँगा और कभी लूँगा नहीं। मैं चुनाव मुद्दों पर लड़ूँगा। आपकी जानकारी के लिए मैं पटना में मेट्रो ट्रेन ले आया। मैंने प्रधानमंत्री को कहा स्मार्ट सिटी में मेरी कुछ भूमिका रही है। आज पटना के हर घरों में गैस की सप्लाई पाइप से हो, ये हमारी कोशिश चल रही है। तो भारत सरकार की योजनाएं, प्रदेश की योजनाएं, नंदकिशोर जी मेरे बगल में खड़े हैं, काफ़ी काम हुआ इस इलाके में, तो हम लोग मिलकर पटना को और खूबसूरत बनाएं, सुविधा दें, ये हमारी प्राथमिकता है। आईटी मंत्री के रूप में मैं पटना में 8 BPO ले आया हूँ, आपके सिटी में भी चल रहा है, डेटा सेंटर आ रहा है, STPI का एक्सपेंड किया है। तो स्टार्टअप मूवमेंट यहाँ पर हो, बिहार के नौजवानों में बहुत उद्यमशीलता है, मैं देखता हूँ, हमारी कोशिश होगी सब मिलकर। आप नाम नहीं लेते हैं, वो कहते हैं मैं पूछूंगा कि मेरा नाम क्यों नहीं लेते हैं। अब ये बात आप उनसे पूछें। धारा 370 खत्म करने के मुद्दे पर सांसद चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। 370 के मामले में चिराग पासवान ने अपना बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा जो 370 बीजेपी के मैनिफेस्टो में है, उनकी पार्टियों की नीति में है। बीजेपी की अपनी नीति है और हर विषय को लेकर टीका टिप्पणी नहीं की जाती है। जब वो सरकार में आएंगे और मिलीजुली सरकार बनेगी तो हर पार्टी की बात सुनी जाएगी। राम माधव के बयान पर चिराग पासवान ने कहा कि उनके बयान का मुझे पता नहीं है, लेकिन हम लोगों को शंका नहीं है, एनडीए बहुमत से सरकार बना रही है। तो उनकी पार्टी के एजेंडे में इसमें कोई नई बात थोड़ी है। धारा 370 से दोनों बातें उन्होंने अपने पार्टी के मैनिफेस्टो में भी उन्होंने उनका उसका जिक्र किया है, तो ये तो उनके मैनिफेस्टो में उनकी पार्टी की नीतियों में से ही है। नीतीश कुमार किसी मुद्दे पर ये जब आप देखिए, दो चीज़ों में कंफ्यूज हम लोग हो जाते हैं। एक पार्टी की अपनी पॉलिसी है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी पॉलिसी है, उनकी अपनी नीतियां हैं, उनके अपने स्टैंड हैं हर विषय को लेकर। और जब ये सरकार की बात होगी, जब ये एनडीए की बात होगी, जब वो सरकार में आएंगे, या तो पूर्ण बहुमत में कोई सरकार हो
उनको जो कदम उठाने वो उठाएं। बट अगर एनडीए है, एक मिलीजुली सरकार है जिसमें और आपके समर्थक साथी हैं, तो उस वक्त कोई भी एजेंडा जो पारित किया जाएगा उसमें तमाम आपके सहयोगी दल बैठेंगे, उसके ऊपर चर्चा होगी। हर पार्टी अपनी राय इस वक्त वहाँ पर रखेगी। लोक जनशक्ति पार्टी अपनी राय भी रखेगी उस वक्त कि हम लोग धारा 370 पे क्या चाहते हैं, हम लोग 35 पे क्या चाहते हैं। तो हर राजनीतिक दल अपनी बात रखेगा और उसके बाद जो एक कॉमन जो सुझाव उसमें से निकल के आएगा उसको पारित किया जाएगा। राम माधव कह रहे हैं कि 150 सीटें आने वाली हैं बिना किसी और दल के मतलब साथ जोड़े सरकार नहीं बना सकते। तेजस्वी ये बात कह रहे हैं कि अगर ऐसी बात है तो कह दें कि हम किसी को नहीं जोड़ेंगे, मिलावटी पार्टी जिससे कह रहे हैं। नहीं, राम माधव जी ने क्या कहा, 150 सीटें किसकी आ रही हैं? 150 से ज़्यादा सीटें। ऐसा सिर्फ तेजस्वी यादव ने कहा है? नहीं, तेजस्वी वो राम माधव का एक बयान आया है कि पूर्ण बहुमत से जो बात जो कही जा रही है। देखिए, मुझे नहीं पता राम माधव जी ने ऐसा बयान दिया है कि नहीं दिया, बट हम लोगों को कहीं कोई शंका नहीं है। एनडीए मिलकर हम लोग सरकार बना रहे हैं और पिछली बार जितनी सीटें थी हम लोग की, और क्योंकि हम लोग हर एक जगह प्रचार करें, बिहार की तो खैर अधिकांश सीटों पर मैं गया हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी, हम लोग उत्तर प्रदेश में भी हम लोग प्रचार कर रहे हैं और पार्टी का संगठन अक्रॉस द कंट्री प्रचार कर रहे हो। जहाँ से जो भी रुझान आ रहे हैं, 5 चरण के मतदान हो चुके हैं, सिर्फ 3 चरण और बाकी है, बट ये 5 चरण में कम से कम इतना स्पष्ट हो गया कि हम लोग बहुमत से सरकार बना रहे हैं एनडीए। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को किसी और को जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। बट हाँ, बहुत ऐसी और लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं जो कि सामने से हम लोगों के साथ इस बार एनडीए 2 में मोदी जी की जो दूसरी सरकार बनेगी उसमें जुड़ना चाहते हैं। उनका स्वागत है। चिराग जी, एक सवाल है, तेजस्वी यादव ने आज कहा है कि चुनाव के बाद सीएम नीतीश कुमार डायनासोर की तरह गायब हो जाएंगे, क्या इस तरह के बयान? ये किस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुझे बार बार एतराज़ इसी बात का होता है कि आप कम से कम अपने शब्दों की मर्यादा को तो आप बरकरार रखें। आप एक सीएम के लिए हो सकता है आपको उनसे व्यक्तिगत आपको उनसे इशू हो, उनकी पॉपुलैरिटी से आपको एतराज़ हो सकता है, बहुत सी ऐसी बातें जो आपको उनकी चुभ सकती हैं, बट उनके लिए एक सीएम के लिए आप डायनासोर जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि जो भी ये बात कह रहे हैं, जिसको भी इस बात की एयोटा % भी शंका है कि जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी 23 मई के बाद कोई भी खटपट होगी, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं, 16 दिन बाकी रहेगा। 16 दिन के बाद प्रदेश को प्रमाण की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये गठबंधन आज मजबूत है, 23 मई के बाद इससे ज़्यादा मजबूती के साथ ये दिखेगा। सरकार हम लोग बनाएंगे और खूबसूरती से 5 साल सरकार। राबड़ी देवी ने कल ट्वीट किया था, और अमित शाह को नरभक्षी कहा था राबड़ी देवी ने कल। यही सब प्रॉब्लम है ना। आप अगर राबड़ी जी अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, उनके सुपुत्र अगर डायनासोर बोल रहे हैं, तो फिर कहाँ, ये डिक्शनरी परिवार से ही चलती आ रही है। पर बहरहाल मैं कभी भी इन सब शब्दों का पक्षधर नहीं रहा हूँ, राजनीति में कोई भी हो। और मैं सिर्फ वो अपोजिशन में मैं इसलिए नहीं बोल रहा, अगर मेरी पार्टी का भी कोई नेता या हमारे गठबंधन का भी कोई नेता अगर सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करता है तो हमेशा उसके खिलाफ। तेजस्वी ने एक बात कहा नितीश कुमार को लेकर, 5 चरण बीत चुके, अभी तक अपना घोषणा पत्र मैनिफेस्टो नहीं जारी। देखिए, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, ये हर राजनीतिक दल का अपना फैसला होता है और ये कोई बहुत बड़ी भूचाल लाने वाली बात नहीं है कि आप मैनिफेस्टो ला रहे हैं नहीं ला रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड एक पुराना राजनीतिक दल रहा है, उनकी कार्यशैली पिछले 15 साल से प्रदेश में शासन करते हुए हर व्यक्ति ने देखी है। हर व्यक्ति जनता दल यूनाइटेड की नीति, उनकी पॉलिसीज़, उनके हर एक विषय पे उनका क्या सुझाव रहता है, वो तमाम बातें बिहार वासी खासतौर पर जानते हैं। अगर उन्होंने कोई मैनिफेस्टो नहीं भी रिलीज़ किया तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई राजनीतिक नेता है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डायनासोर कहा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डायनासोर कह डाला। तेजस्वी यादव ने कहा, जो 23 को भूचाल आएगा, देखिएगा कोई ठीक नहीं है। बिहार का चुनाव कितने के महीने के अंदर हो जाए, नीतीश कुमार और उनकी पार्टी रहेगी या डायनासोर की तरह गायब हो जाएगी, ये 23 को ही पता चलेगा। 23 तारीख को भूचाल आएगा और कोई ठीक नहीं, बिहार का चुनाव कितने महीने के अंदर हो जाए। चाचा भागेंगे तो जाएंगे कहाँ? आप लोग, हम तो कह रहे हैं कोई ठीक नहीं, कब चुनाव हो जाए। आप लोग मौका देंगे, आप लोग मौका देंगे वापस आकार लेने कोई संभावना, कोई गुंजाइश महागठबंधन? नीतीश कुमार की एंट्री संभव है? देखिए, ये सवाल बेतुका सवाल है, इस पे हम लोगों ने जवाब दे रखा है। नीतीश कुमार और नीतीश कुमार जी की पार्टी रहेगी तब ना। डायनासोर जैसे गायब हुआ था वैसे ही लोग गायब होने वाले हैं। कहाँ? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी 370 के मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने 370 हटाने पर निशाना साधा। मांझी ने कहा, जो उनको एहसास हो गया है वो जा रहे हैं, इसलिए झूठी सच्ची बातों का सहारा ले रहे हैं, आलोचना के निम्न स्तर पर तक पहुंच रहे हैं।
नीतीश पर भी उन्होंने निशाना साधा और उन्होंने कहा जो गद्दी के लिए नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। उन लोगों को एहसास हो गया है कि वे लोग जा रहे हैं, इसलिए झूठी सच्ची सारी बातों का सहारा ले रहे हैं। हद से हद राजीव गांधी का नाम को उछाल रहे हैं, अपने राफेल की बात नहीं करते हैं, अपने नहीं कह रहे हैं कि वादा खिलाफी क्या की 2 करोड़ लोगों को नौकरी हर साल देंगे। ये सब बात ना बोल करके अब आलोचना के निम्न स्तर पर ये लोग उतर गए हैं, तो ताबड़तोड़ कर रहे हैं। तो इसमें आश्चर्य क्या है? यही साबित करता है, हम लोग देहात में कहते हैं कि जो पहलवान हार जाता है वही कहता है कि अच्छा अबर आना हम दिखला देंगे, तो वही ये लोग कर रहे हैं। चलिए 370 के साथ नीतीश कुमार कभी साथ उनका नहीं दिया है। और नीतीश कुमार जी तो भाई अपना गद्दी के लिए कुछ भी कुर्बानी कर सकते हैं। सुपौल के पिपरा बाजार स्थित डीएस पब्लिक स्कूल के बच्चों ने 100% सफलता हासिल की। ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है, ये करके दिखाया है पिपरा बाजार स्थित डीएस इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल के छात्र छात्राओं ने, जो सीबीएसई के परीक्षा में 100% रिजल्ट लाकर न सिर्फ अपने स्कूल का बल्कि इलाके का नाम रोशन किया है। इस स्कूल से इस वर्ष सीबीएसई के 10वीं की परीक्षा में 23 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दिया था, जिसमें 19 छात्र प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए, जबकि शेष बचे 4 द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। स्कूल में सबसे बढ़िया रिजल्ट दीपक कुमार का रहा, जिनको 90% अंक प्राप्त हुआ। डायरेक्टर सर और सारे टीचरों के चलते ही मुझे इतना अच्छा रिजल्ट आया, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ और सारे टीचरों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि सारे टीचरों के चलते ही मुझे इतना अच्छा रिजल्ट आया। सबसे पहला मैं अपना श्रेय टीचरों लोग को देना चाहता हूँ और खास करके मेरे माता पिता बहुत ही इसमें एफर्ट लगाए हैं। साथ साथ यहाँ का इन्वायरमेंट और कोऑपरेशन और मेरा कंटिन्यूटी स्टडी, लगातार स्टडी है। श्रेय सबसे पहले स्कूल के वातावरण को हम देंगे। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ के जो शिक्षक हैं, वो शिक्षक हमारे यहाँ समय देख के बच्चों को नहीं पढ़ाते। हॉस्टल में हमारे यहाँ अगर बच्चा है तो 24 घंटे बच्चे को अगर लगे कि हमको आवश्यकता है कि टीचर को नोक करने के बाद देखता हूँ मैं कि वो तुरंत बच्चों के सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। ये सारा श्रेय मैं अपने डीएस स्कूल के तमाम शिक्षकों को दूंगा और साथ साथ यहाँ के जो बच्चे हैं और उस बच्चे में जो मैं डिसिप्लिन देखता हूँ, एक गांव में रहने के बाद उसकी डिसिप्लिन की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, जिसके कारण आज वो 23 बच्चे हमारे यहाँ से एग्जाम दिए थे, उस 23 में से 19 बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन से पास करके सबसे अधिक 90+ नंबर लाके आज उन्होंने पिपरा और डीएस स्कूल के नाम को उन्होंने मतलब मशहूर किया है। इसके लिए मैं यहाँ के शिक्षकों को और खास करके अपने विद्यालय के बच्चों को इसका धन्यवाद देना चाहूँगा। समस्तीपुर के खानपुर में सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। समस्तीपुर जिले के खानपुर प्रखंड अंतर्गत कानू बिशनपुर पंचायत और खैरी पंचायत में सिलेंडर ब्लास्ट होने से भीषण आग लग गई, जिसमें सैकड़ों घर जलकर राख हो गए। लगभग दर्जन भर मवेशी भी झुलस गए। आग इतना भयावह था जो बिजली का तार तक गल गया। तेज पछिया हवा बहने से आग काफी तेजी से इलाके में फैल गया। सैकड़ों लोगों की मदद से इस आग पर काबू पाया गया। नरकटियागंज में सुशील मोदी के अधूरा रोड शो पर विपक्ष ने तंज कसा। नरकटियागंज में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन प्रत्याशी जदयू के वैद्यनाथ प्रसाद महतो को जिताने के लिए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने रोड शो किया। यह रैली नरकटियागंज चीनी मिल हजारी परिसर में आयोजित थी, जिसमें उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हेलीकॉप्टर से हजारी परिसर में पहुंचे, जहां से उनका कारवां शहर की ओर निकला। रोड शो के माध्यम से लोगों को एनडीए प्रत्याशी को जिताने की अपील की। रोड शो कर रहे सुशील मोदी अचानक रोड शो छोड़कर निकल गए। वहीं एनडीए कार्यकर्ताओं का कहना है कि तबीयत बिगड़ जाने से रोड शो अधूरा छोड़कर चले गए, जिस पर विपक्षियों का कहना था जो रोड शो में कार्यकर्ताओं की कम संख्या और वाल्मीकि नगर में हार का आकलन होने पर रैली छोड़कर लौटना पड़ा। सुशील मोदी जी आज नरकटियागंज में आए और उन्होंने रोड शो किया। अपने कार्यकर्ताओं के साथ चंद दूरी तय किया, लेकिन उनको एहसास हो गया कि वाल्मीकि नगर से एनडीए प्रत्याशी जो हार के कगार पे हैं, उनको एहसास हो गया और यहाँ से वो बैरन उनको लौटना पड़ा। मिर्जापुर में एस मार्ट शोरूम का उद्घाटन हुआ। दरभंगा के मिर्जापुर में एस मार्ट शोरूम का उद्घाटन आज किया गया, जिसका फीता काटकर प्रमिला देवी इस दुकानदार
के मां ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर मेयर बैजंती देवी खेड़िया, पवन सुरेखा समेत कई लोग उपस्थित थे। ये सेठानी दुकान पहले से हम लोग कई सालों से देख रहे हैं। इनका कलेक्शन बहुत अच्छा रहता है और रानी सत्यदादी की कृपा से आज ये दूसरा उद्घाटन ओपनिंग करवाए हैं अपनी माता जी के हाथ से। ये बहुत बड़ा माता जी का सौभाग्य है कि इनके हाथों के द्वारा उद्घाटन हुआ है। हम लोग यही चाहेंगे भगवान से कि ये दुकान को उन्नति करे और खूब आगे बढ़े, खूब बच्चे मेहनत करके अच्छे कमाएं और दरभंगा शहर में एक ही छत के नीचे पूरे फैमिली के हिसाब से कपड़े मिल जाएंगे। लोग को इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा। बड़े के, बच्चे के, बूढ़े के, सबके शादी विवाह ओकेजन सारे कपड़े एक छत के नीचे मिलते हैं। तो लोग को बहुत खुशी भी होगी और लोग इसका आनंद भी उठाएंगे। और फेस्टिवल है सामने ईद मुहर्रम, हम लोग जो सामने त्यौहार आ रहे हैं रमजान आज से शुरू हो गए हैं। हम उसमें सारे मुसलमान भाइयों लोग को हार्दिक बधाई देते हैं और शुक्रिया करते हैं। उनका रमजान महीना खूब अच्छे से बीते और अच्छे से हो। दूसरी दुकान का ओपनिंग हुआ है आज और मेरे आपने दूसरी सेठानी का ओपनिंग हुआ है। मेरे बच्चे बहुत लायक हैं और मुझे बहुत चाहते हैं। उन्होंने मुझे मुझसे फीता कटवाया। मेरे हर्ष का ठिकाना नहीं है। आज मेरे बच्चे सब इतने उठेंगे ऊपर। मैं बहुत खुश हूँ और मैं उन लोगों को यही दे रही हूँ कि मेरे बच्चे आगे चल के भी नाम कमाए और अपने सारे परिवार का, अपने पूर्वजों का नाम रोशन करें। सेठानी दी फैशन मार्ट, जैसा कि हमारा पहला शाखा के रोड दरभंगा में स्थित है, वहाँ हमारी बेहतरीन साड़ियों का रेंज उपलब्ध कराया था और मेंस वेयर का हमने सेठ जी के नाम से ऊपर स्टार्ट किया था। लेकिन यहाँ एस फैशन मार्ट से मतलब है कि सेठानी, सेठ जी, स्मार्ट किड्स और स्मार्ट शो, द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ योर वियरिंग स्टाइल। लेडीज़ों के लिए हो, जेंट्स के लिए हो, बच्चों के लिए हो और घर से संबंधित जो बेडशीट, चादर इत्यादि हो, द कंप्लीट सोल्यूशन, द सोल्यूशंस ऑफ दिस एस। इसलिए हम लोगों ने चुना है एस फैशन मार्ट। द यूनिट ऑफ सेठानी दी फैशन मार्ट का ही है और सेठानी के रंग रूप में आप लोग का जो सहयोग मिला है, प्यार मिला है, सभी मीडिया वालों का, सभी ग्राहकों का, सभी का अभिनंदन का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और आगे भी सहयोग ऐसा ही चाहता रहूँगा जिससे मैं सुधार में बहुत सारे मॉल, दुकान भी है, मॉल भी है। उन लोगों से अपेक्षा आप किस प्रकार का रेंज रखे हैं और क्या कुछ? हमारा रेंज डायरेक्ट कंसेप्ट है। मैं मैन्युफैक्चर से सीधे कपड़ा उपलब्ध करने की कोशिश करता हूँ। बीच में कोई भी मार्जिन्स जो बचते हैं वो मार्जिन्स को बचा के मैं आपको कस्टमर को फ़ायदा कराता हूँ, क्योंकि आज के दिन मल्टी मीडिया का ज़माना हो गया। आज के दिन आप क्या डायरेक्ट कपड़ा मैन्युफैक्चर से लाइए तो उसमें 10 से 15% का सस्ता आपको ऐसे पड़ जाता है। तो जो हम लोग उपलब्ध करा सकते हैं, जो हम लोग उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं कि सीधे मैन्युफैक्चर से कपड़ा आपको उपलब्ध कराया जाए, जो आप बाजार से सस्ता लगे, डिजाइन वैरायटी अधिक मिले। पैसा आप कहीं भी खर्च करते हैं लेकिन वहाँ खर्च करें जहाँ वैरायटी हो, रेंज हो, दाम हो। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।